भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 385, जो जब न्यायालय यह समझता है कि मामले को धारा 384 के अधीन नहीं निपटाया जाना चाहिए, तब प्रक्रिया प्रोसीजर वेयर कोर्ट कंसिडर्स दैट केस शुड नॉट बी डेल्ट विद अंडर सेक्शन 384 से संबंधित है। धारा 385, जब न्यायालय यह समझता है कि मामले को धारा 384 के अधीन नहीं निपटाया जाना चाहिए, तब प्रक्रिया यह धारा उस स्थिति से संबंधित है जहां न्यायालय के सामने अवमानना या न्याय में बाधा डालने वाला कोई अपराध होता है, लेकिन न्यायालय को लगता है कि धारा 334 के तहत दी गई संक्षिप्त और कम सजा पर्याप्त नहीं होगी। यह धारा न्यायालय को ऐसे मामलों को आगे की ओर अधिक विस्तृत सुनवाई के लिए भेजने की शक्ति देती है। एक, यदि न्यायालय किसी भी मामले में यह समझता है कि धारा 344 में संदर्भित और उसकी दृष्टि या उपस्थिति में किए गए अपराधों में से किसी के अभियुक्त व्यक्ति को जुर्माने का भुगतान न करने के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार से कारावासित किया जाना चाहिए, या उस पर 200 रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया जाना चाहिए, या ऐसा न्यायालय किसी अन्य कारण से इस राय का है कि मामले को धारा 384 के अधीन नहीं निपटाया जाना चाहिए, तो ऐसा न्यायालय अपराध का गठन करने वाले तथ्यों और अभियुक्त के बयान को, जैसा कि पहले ही उपबंधित है, रिकॉर्ड करने के बाद मामले को उस मजिस्ट्रेट को अग्रेषित कर सकता है जिसके पास उसका विचारण करने का अधिकारिता है, और ऐसे व्यक्ति की ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थिति के लिए सुरक्षा की अपेक्षा कर सकता है, या यदि पर्याप्त सुरक्षा नहीं दी जाती है तो ऐसे व्यक्ति को अभिरक्षा में ऐसे मजिस्ट्रेट को अग्रेषित करेगा। सरल शब्दों में समझने के लिए इसे तोड़कर देखते हैं। वो कब लागू होता है? जब न्यायालय के सामने धारा 384, जो न्यायालय की अवमानना या न्याय में बाधा डालने वाले कुछ अपराधों से संबंधित है, में बताए गए अपराधों में से कोई एक होता है। लेकिन कोर्ट क्या सोचता है? कोर्ट को लगता है कि अपराधी को केवल जुर्माना न भरने पर जेल भेजने के बजाय सीधे जेल होनी चाहिए, या उस पर 800-200 से ज्यादा का जुर्माना लगना चाहिए, क्योंकि धारा 334 में अधिकतम 1000 का जुर्माना है। लेकिन कोर्ट को लगता है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए वह 8 से 1000 तक का जुर्माना लगा सकता है, या यहाँ बात 8 से 200 से ज्यादा की हो रही है, जो शायद धारा 384 के सामान्य उपयोग से हटकर हो, या किसी अन्य कारण से कोर्ट को लगता है कि इस मामले को धारा 384 की संक्षिप्त प्रक्रिया के तहत नहीं निपटाया जाना चाहिए, यानी यह मामला ज्यादा गंभीर है और इसे ज्यादा विस्तृत सुनवाई की जरूरत है। कोर्ट क्या करेगा? एक, कोर्ट पहले अपराध के तथ्यों को रिकॉर्ड करेगा और अपराधी का बयान भी दर्ज करेगा, जैसा कि पहले ही बताया गया है। फिर मामले को उस मजिस्ट्रेट को भेज देगा जिसके पास उस अपराध का मुकदमा चलाने का अधिकार क्षेत्र है। 3, कोर्ट अपराधी से मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने के लिए जमानत सुरक्षा मांगेगा। 4, या यदि पर्याप्त जमानत नहीं दी जाती है तो अपराधी को हिरासत में ही उस मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा। महत्व: यह न्यायालय को उन मामलों में अधिक कठोर कार्रवाई करने की शक्ति देता है जहां न्यायालय की अवमानना या न्याय में बाधा डालने का अपराध गंभीर प्रकृति का हो और धारा 354 की सीमित सजाएं पर्याप्त न लगें। यह सुनिश्चित करता है कि गंभीर अपराधों को उचित प्रक्रिया के तहत निपटाया जाए। 2, जिस मजिस्ट्रेट को इस धारा के अधीन कोई मामला अग्रेषित किया जाता है वह, जहां तक हो सके, उससे इस प्रकार निपटेगा मानो वह पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित किया गया हो। सरल शब्दों में, जिस मजिस्ट्रेट को यह मामला कोर्ट द्वारा भेजा जाता है, वह मजिस्ट्रेट इस मामले से इस तरह निपटेगा मानो यह पुलिस रिपोर्ट पर दर्ज किया गया हो। महत्व: यह धारा 322 के समान है। इसका मतलब है कि मजिस्ट्रेट को इस मामले को एक सामान्य पुलिस केस की तरह लेना होगा, जिसमें प्रारंभिक जांच या शिकायतकर्ता के बयानों की आवश्यकता नहीं होती है। मजिस्ट्रेट सीधे अभियुक्त को समन वारंट जारी कर सकता है और मामले को आगे बढ़ा सकता है। यह न्यायालय द्वारा भेजे गए मामलों को एक विशेष दर्जा देता है और प्रक्रिया को गति देता है। और इस धारा का समग्र महत्व अपराध की गंभीरता के अनुसार न्याय,
यह धारा सुनिश्चित करती है कि न्यायालय की अवमानना या न्याय में बाधा डालने वाले गंभीर अपराधों को धारा 344 के तहत मिली सीमित सजाओं से अधिक कठोरता से निपटाया जा सके। न्यायिक विवेक, यह न्यायालयों को यह तय करने का विवेक देती है कि क्या मामला इतना गंभीर है कि उसे अधिक विस्तृत न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से निपटाया जाना चाहिए। न्यायपालिका की अखंडता, यह न्यायालयों को अपने अधिकार और गरिमा को बनाए रखने के लिए अधिक प्रभावी उपकरण प्रदान करती है, खासकर जब गंभीर अवमानना के मामले हों। प्रक्रियात्मक निरंतरता, यह सुनिश्चित करती है कि जब मामला एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में भेजा जाता है तो कार्यवाही एक सुसंगत और कुशल तरीके से आगे बढ़ती है। संक्षेप में, धारा 385 यह प्रावधान करती है कि यदि न्यायालय को लगता है कि उसकी उपस्थिति में किए गए अवमानना या न्याय में बाधा डालने वाले अपराध जो धारा 384 में वर्णित हैं के लिए दी जाने वाली सजा धारा 384 के तहत बहुत कम होगी, जैसे सीधे जेल या RS 200 से अधिक जुर्माना, या किसी अन्य कारण से उस धारा के तहत निपटाना उचित नहीं है, तो वह तथ्यों को रिकॉर्ड करने के बाद मामले को सक्षम मजिस्ट्रेट के पास भेज सकता है। मजिस्ट्रेट इस मामले से वैसे ही निपटेगा जैसे पुलिस रिपोर्ट पर दर्ज किए गए किसी मामले से निपटता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 396, जो जब रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार को सिविल न्यायालय समझा जाएगा, व्हेन रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार टू बी डीम्ड अ सिविल कोर्ट, से संबंधित है। धारा 396, जब रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार को सिविल न्यायालय समझा जाएगा, यह धारा एक विशिष्ट प्रावधान है जो रजिस्ट्रार और उप रजिस्ट्रार को कुछ विशेष परिस्थितियों में सिविल न्यायालय की शक्तियां प्रदान करता है, खासकर धारा 324 और 350 में वर्णित अपराधों से निपटने के लिए। जब राज्य सरकार ऐसा निर्देश देती है तो पंजीकरण अधिनियम 1908 का 16 के अधीन नियुक्त कोई भी रजिस्ट्रार या कोई भी उप रजिस्ट्रार धारा 304 और धारा 385 के अर्थ में एक सिविल न्यायालय समझा जाएगा। सरल शब्दों में समझने के लिए, ओ कौन है इसमें शामिल रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार जिन्हें पंजीकरण अधिनियम 1908 के तहत नियुक्त किया गया है। ये वे अधिकारी होते हैं जो संपत्ति के दस्तावेजों का पंजीकरण करते हैं। ओ कब होगा ऐसा? जब राज्य सरकार विशेष रूप से ऐसा आदेश निर्देश देती है। ये अपने आप नहीं होता बल्कि सरकार के निर्देश पर होता है। ओ क्या समझा जाएगा? इन्हें सिविल न्यायालय, सिविल कोर्ट समझा जाएगा। ओ किन धाराओं के अर्थ में? खास तौर पर धारा 334 और धारा 335 के संदर्भ में। धारा 334 और 335 का संदर्भ। ओ धारा 334 न्यायालयों को यह शक्ति देती है कि वे अपनी दृष्टि या उपस्थिति में किए गए कुछ अपराधों, जैसे न्यायालय की अवमानना, न्याय में बाधा डालना, झूठी गवाही से संबंधित, पर तुरंत संज्ञान ले सकें और जुर्माना या 1 महीने तक की साधारण कारावास की सजा दे सकें। ओ धारा 385, यदि न्यायालय को लगता है कि धारा 384 के तहत दी गई सजा पर्याप्त नहीं है, जैसे अधिक जेल या अधिक जुर्माना, तो वह मामले को एक सक्षम मजिस्ट्रेट को आगे की सुनवाई के लिए भेज सकता है। महत्व। ओ प्रशासनिक दक्षता, रजिस्ट्रार और उप रजिस्ट्रार के कार्यालयों में भी महत्वपूर्ण कानूनी प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे दस्तावेज पंजीकरण, शपथ लेना। इन कार्यालयों में भी लोक व्यवस्था और प्रक्रियाओं का सम्मान बनाए रखना आवश्यक है। ओ त्वरित कार्रवाई, इस प्रावधान से यह सुनिश्चित होता है कि यदि रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार के सामने ही कोई व्यक्ति धारा 334 में वर्णित अपराध करता है, जैसे शपथ लेने से मना करना, कार्यवाही बाधित करना, तो वे न्यायालय की तरह ही तत्काल कार्रवाई कर सकें, बजाय इसके कि मामले को किसी अन्य न्यायालय में भेजें जिससे देरी हो। ओ दुरुपयोग पर रोक, यह रजिस्ट्रार उप रजिस्ट्रार के कार्यालयों में दस्तावेजों के पंजीकरण या अन्य प्रक्रियाओं के दौरान होने वाले संभावित अपराधों या दुर्व्यवहार को रोकने में मदद करता है, क्योंकि अपराधी को तुरंत दंडित किया जा सकता है। संक्षेप में, धारा 336 यह प्रावधान करती है कि जब राज्य सरकार निर्देश देती है तो पंजीकरण अधिनियम 1908 के तहत नियुक्त रजिस्ट्रार
या उप रजिस्ट्रार को धारा 334 और 385 के उद्देश्यों के लिए एक सिविल न्यायालय माना जाएगा। इसका अर्थ है कि उनके पास अपनी उपस्थिति में किए गए कुछ अपराधों पर सीधे कार्रवाई करने की वही शक्तियां होंगी जो एक सिविल न्यायालय के पास होती हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 377 जो माफी मांगने पर अपराधी को उन्मोचित करना, डिस्चार्ज ऑफ ऑफेंडर ऑन सबमिशन ऑफ अपॉलॉजी से संबंधित है। धारा 377 माफी मांगने पर अपराधी को उन्मोचित करना, यह धारा न्यायालयों को यह विवेकपूर्ण शक्ति देती है कि वे कुछ खास अपराधों के लिए दंडित किए गए या मुकदमे के लिए भेजे गए व्यक्ति को यदि वह माफ़ी मांग लेता है या न्यायालय के आदेश का पालन करता है तो उसे उन्मोचित कर दें या सज़ा माफ़ कर दें। जब किसी न्यायालय ने धारा 334 के अधीन किसी अपराधी को दंडित किया है या धारा 335 के अधीन उसे विचारण के लिए मजिस्ट्रेट के पास अग्रेसित किया है किसी ऐसे कार्य को करने से इनकार करने या चूकने के लिए जिसे उसे वैध रूप से करने की आवश्यकता थी या किसी जानबूझकर किए गए अपमान या बाधा के लिए, तो न्यायालय अपने विवेक से अपराधी को उन्मोचित कर सकता है या दंड को माफ़ कर सकता है, उसके ऐसे न्यायालय के आदेश या अपेक्षा के अधीन होने पर या उसकी संतोषजनक माफ़ी मांगे जाने पर। सरल शब्दों में समझने के लिए इसे तोड़कर देखते हैं। ओ किस पर लागू होता है? यह उन अपराधियों पर लागू होता है जिन्हें धारा 324 के तहत कोर्ट ने सीधे सजा सुनाई है, जैसे जुर्माना या 1 महीने की जेल, या धारा 385 के तहत कोर्ट ने मुकदमे के लिए मजिस्ट्रेट के पास भेजा है क्योंकि अपराध ज़्यादा गंभीर था। वो किस अपराध के लिए? यह अपराध है किसी ऐसे काम को करने से इनकार करना या उसे न करना जिसे कानूनी रूप से करने की आवश्यकता थी, जैसे शपथ लेना, दस्तावेज पेश करना, प्रश्न का उत्तर देना, या किसी जानबूझकर किए गए अपमान, इंटेंशनल इंसल्ट, या न्याय प्रशासन में बाधा, इंटरप्शन। ओ कोर्ट की शक्ति और विवेक। ऐसे मामलों में कोर्ट अपने विवेक, डिस्क्रिशन का उपयोग कर सकता है। इसका मतलब है कि यह कोर्ट का अपना निर्णय होगा और वह ये कर सकता है। अपराधी को उन्मोचित, डिस्चार्ज कर सकता है, यानी आरोप से मुक्त कर सकता है, या दंड को माफ, रिमिट द पनिशमेंट कर सकता है, यानी सजा को रद्द कर सकता है। ओ किन शर्तों पर? यह छूट या माफी तभी मिलेगी जब अपराधी कोर्ट के आदेश या मांग के अधीन हो जाता है। सबमिशन टू द ऑर्डर और रिक्विजिशन, यानी कोर्ट जो करने को कह रहा है वह उसे करने के लिए तैयार हो जाए, या कोर्ट की संतुष्टि के अनुसार माफ़ी मांगता है, अपॉलॉजी बीइंग मेड टू इट्स सेटिस्फैक्शन। माफ़ी ऐसी होनी चाहिए जिससे कोर्ट संतुष्ट हो जाए कि अपराधी अपने किए पर पछता रहा है और न्यायालय की गरिमा का सम्मान करता है। महत्व। ओ न्याय का लचीलापन। यह धारा न्याय प्रणाली में लचीलापन लाती है जिससे कोर्ट कठोर सजा देने के बजाय सुलह और सम्मान की वापसी को प्राथमिकता दे सके। ओ न्यायालय के अधिकार का सम्मान। यह अपराधियों को न्यायालय के आदेशों का पालन करने या अपनी गलती स्वीकार करके माफ़ी मांगने का अवसर प्रदान करता है जिससे न्यायालय के अधिकार का सम्मान फिर से स्थापित हो सके। ओ छोटे अपराधों के लिए। यह अक्सर उन छोटे मोटे अवमानना या बाधा डालने वाले कृत्यों के लिए उपयोगी होती है जहां अपराधी की मंशा इतनी गंभीर नहीं होती और वह अपनी गलती सुधारने को तैयार होता है। ओ न्यायिक अर्थव्यवस्था। यह अनावश्यक मुकदमों से बचने में मदद करती है जिससे न्यायिक संसाधनों की बचत होती है। संक्षेप में, धारा 377 न्यायालयों को यह विवेकपूर्ण शक्ति देती है कि वे उन व्यक्तियों को आरोप से उन्मोचित कर दें या उनकी सज़ा माफ़ कर दें जिन्हें न्यायालय की अवमानना या न्याय में बाधा डालने वाले अपराधों के लिए दंडित किया गया है या मुकदमे के लिए भेजा गया है, बशर्ते वे न्यायालय के आदेशों का पालन करने के लिए तैयार हों या न्यायालय को संतुष्ट करने वाली माफ़ी मांग लें। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 388 जो उत्तर देने या दस्तावेज पेश करने से इनकार करने वाले व्यक्ति को कारावास या सुपुर्दगी, इम्प्रिजनमेंट और कमिटल ऑफ पर्सन रिफ्यूजिंग टू आंसर और प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट से संबंधित है।
धारा 388 उत्तर देने या दस्तावेज पेश करने से इनकार करने वाले व्यक्ति को कारावास या सुपुर्दगी। यह धारा उस स्थिति से संबंधित है जहां कोई गवाह या व्यक्ति आपराधिक न्यायालय के सामने प्रश्न का उत्तर देने या दस्तावेज या चीज पेश करने से इनकार करता है। यह न्यायालय को ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने की शक्ति देती है। यदि कोई गवाह या कोई व्यक्ति जिसे किसी आपराधिक न्यायालय के समक्ष कोई दस्तावेज या चीज पेश करने के लिए बुलाया गया है, ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने से इनकार करता है जो उससे पूछे जाते हैं, या अपने कब्जे या शक्ति में किसी ऐसे दस्तावेज या चीज को पेश करने से इनकार करता है जिसे न्यायालय उसे पेश करने की अपेक्षा करता है, और उसे ऐसा करने के लिए उचित अवसर दिए जाने के बाद भी ऐसे इनकार के लिए कोई उचित बहाना पेश नहीं करता है, तो ऐसा न्यायालय लिखित में कारणों को दर्ज करते हुए उसे साधारण कारावास की सजा सुना सकता है, या पीठासीन मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश के हस्ताक्षर के अधीन वारंट द्वारा उसे न्यायालय के अधिकारी की अभिरक्षा में किसी भी अवधि के लिए जो 7 दिनों से अधिक न हो सुपुर्द कर सकता है, जब तक कि इस बीच ऐसा व्यक्ति परीक्षण किए जाने और उत्तर देने या दस्तावेज या चीज पेश करने के लिए सहमत न हो जाए, और उसके इनकार में बने रहने की स्थिति में उसके साथ धारा 384 या धारा 385 के प्रावधानों के अनुसार व्यवहार किया जा सकता है। सरल शब्दों में समझने के लिए इसे तोड़कर देखते हैं। कौन है इसमें शामिल? कोई गवाह या कोई व्यक्ति जिसे किसी दस्तावेज या चीज को पेश करने के लिए आपराधिक न्यायालय में बुलाया गया है। वो क्या करता है? वह व्यक्ति उससे पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने से इनकार करता है, या अपने पास मौजूद कोई दस्तावेज या चीज पेश करने से इनकार करता है जिसे कोर्ट पेश करने को कह रहा है। वो महत्वपूर्ण शर्त और उसे ऐसा करने के लिए उचित अवसर रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दिया गया है, फिर भी वह अपने इनकार के लिए कोई उचित बहाना रीजनेबल एक्सक्यूज नहीं देता है। और कोर्ट क्या कर सकता है? तत्काल कार्रवाई। 1. कोर्ट लिखित में कारण दर्ज करेगा कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। 2. उसे साधारण कारावास सिंपल इम्प्रिजनमेंट की सजा सुना सकता है। 3. या पीठासीन मजिस्ट्रेट जज के हस्ताक्षर वाले वारंट द्वारा उसे अधिकतम 7 दिनों के लिए न्यायालय के किसी अधिकारी की हिरासत में भेज सकता है। 4. शर्त: यह सजा हिरासत तब तक के लिए है जब तक वह व्यक्ति जांच में शामिल होने और उत्तर देने के लिए सहमत न हो जाए या दस्तावेज या चीज पेश करने के लिए तैयार न हो जाए। अगर वह इनकार करता रहता है। गेक: यदि वह व्यक्ति अपने इनकार पर अड़ा रहता है, यानी 7 दिन के बाद भी नहीं मानता। 2. तो उसके साथ धारा 384 या धारा 385 के प्रावधानों के अनुसार व्यवहार किया जा सकता है। 3. धारा 384 न्यायालय की अवमानना के लिए तुरंत जुर्माना या 1 महीने की जेल। 4. धारा 385 यदि अपराध अधिक गंभीर है, जैसे कि धारा 384 में दी गई सजा पर्याप्त न हो, तो मामले को अधिक विस्तृत सुनवाई के लिए सक्षम मजिस्ट्रेट के पास भेजना। महत्व: न्याय प्रशासन की दक्षता। यह धारा न्यायालयों को न्यायिक प्रक्रिया में बाधा डालने वालों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने की शक्ति देती है, जिससे कार्यवाही सुचारू रूप से चल सके। जानकारी और सबूतों तक पहुंच। यह सुनिश्चित करती है कि न्यायालय को मामले से संबंधित आवश्यक जानकारी और दस्तावेज मिल सकें जो न्याय के लिए महत्वपूर्ण है। अनुशासन बनाए रखना। यह न्यायालय की गरिमा और उसके आदेशों के प्रति सम्मान बनाए रखने में मदद करती है। प्रारंभिक दबाव। 7 दिनों तक की अल्पकालिक हिरासत का प्रावधान अपराधी पर तुरंत दबाव डालने के लिए है ताकि वह सहयोग करे। संक्षेप में, धारा 388 किसी आपराधिक न्यायालय को यह शक्ति देती है कि यदि कोई गवाह या व्यक्ति प्रश्न का उत्तर देने या दस्तावेज और चीज पेश करने से बिना उचित कारण के इनकार करता है, तो न्यायालय लिखित कारण दर्ज करके उसे साधारण कारावास की सजा दे सकता है या अधिकतम 7 दिनों के लिए अपने अधिकारी की हिरासत में भेज सकता है, जब तक कि वह सहयोग करने के लिए सहमत न हो जाए। यदि वह उसके बाद भी इनकार करता रहता है, तो उसके खिलाफ धारा 384 या 385 के तहत आगे की कार्यवाही की जा सकती है, जो अवमानना या न्याय में बाधा डालने से संबंधित है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
2023 की धारा 389 जो समन के पालन में गवाह द्वारा गैर उपस्थिति के लिए दंड की संक्षिप्त प्रक्रिया, समरी प्रोसीजर फॉर पनिशमेंट फॉर नॉन अटेंडेंस बाय अ विटनेस इन ओबीडियंस टू समन्स से संबंधित है। धारा 389 समन के पालन में गवाह द्वारा गैर उपस्थिति के लिए दंड की संक्षिप्त प्रक्रिया। यह धारा उस स्थिति से संबंधित है जहां कोई गवाह जिसे कानूनी रूप से समन किया गया है बिना किसी उचित कारण के न्यायालय में उपस्थित नहीं होता है या समय से पहले चला जाता है। यह धारा न्यायालय को ऐसे मामलों पर तुरंत और संक्षिप्त रूप से कार्रवाई करने की शक्ति देती है। 1. यदि कोई गवाह जिसे किसी आपराधिक न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए समन किया गया है, समन के पालन में किसी निश्चित स्थान और समय पर उपस्थित होने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है और बिना उचित बहाने के उस स्थान या समय पर उपस्थित होने में उपेक्षा करता है या इनकार करता है या उस स्थान से समय से पहले चला जाता है जहां उसे उपस्थित होना है और जिस न्यायालय के समक्ष गवाह को उपस्थित होना है वह संतुष्ट है कि न्याय के हित में यह समीचीन है कि ऐसे गवाह को संक्षिप्त रूप से विचारित किया जाना चाहिए, तो न्यायालय अपराध का संज्ञान ले सकता है और अपराधी को यह कारण बताने का अवसर देने के बाद कि उसे इस धारा के अधीन दंडित क्यों नहीं किया जाना चाहिए, उसे 500 रुपये से अनधिक जुर्माने की सजा सुना सकता है। सरल शब्दों में समझने के लिए इसे तोड़कर देखते हैं। ओ कौन है इसमें शामिल? कोई गवाह जिसे आपराधिक न्यायालय ने समन भेजा है। ओ क्या अपेक्षित है? वह गवाह कानूनी रूप से बाध्य है कि वह समन में बताए गए स्थान और समय पर उपस्थित हो। ओ क्या गलती करता है? वह गवाह बिना किसी उचित बहाने, जस्ट एक्सक्यूज के उपस्थित नहीं होता है या आने से मना कर देता है या उसे जितना समय तक रुकना चाहिए उससे पहले ही चला जाता है। ओ कोर्ट की संतुष्टि। जिस कोर्ट में गवाह को उपस्थित होना था, अगर वह कोर्ट संतुष्ट है कि न्याय के हित में यह ठीक एक्सपीडियंट है कि ऐसे गवाह पर संक्षिप्त रूप से समरली मुकदमा चलाया जाए, ओ कोर्ट क्या कर सकता है? वेन कोर्ट उस अपराध का संज्ञान ले सकता है, टेक कॉग्निजेंस। 2. झूठे गवाह को कारण बताने का उचित मौका, अपॉर्चुनिटी ऑफ शोइंग कॉज, देगा कि उसे सजा क्यों न दी जाए। 3. इसके बाद उसे अधिकतम आर्फार्मसंड तक के जुर्माने की सजा सुना सकता है। महत्व और न्याय प्रशासन की सुचारुता। यह सुनिश्चित करता है कि गवाह न्यायालय के समन का सम्मान करें और न्यायिक कार्यवाही में बाधा न डालें। ओ दक्षता। संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया अपनाकर न्यायालय ऐसे छोटे मोटे उल्लंघनों पर तुरंत और कुशलता से कार्रवाई कर सकता है बिना लंबी मुकदमेबाजी के। ओ निवारण। यह संभावित गवाहों को समन की अवहेलना करने से रोकता है क्योंकि उन्हें तुरंत परिणाम का सामना करना पड़ सकता है। 2. ऐसे प्रत्येक मामले में न्यायालय, जहां तक व्यावहारिक हो सके, संक्षिप्त विचारणों के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करेगा। सरल शब्दों में, ऐसे मामलों में कोर्ट को संक्षिप्त विचारणों, समरी ट्रायल्स की प्रक्रिया का पालन करना होगा। ये प्रक्रिया आमतौर पर छोटे अपराधों के लिए होती है और इसमें विस्तृत मुकदमेबाजी के बजाय एक तेज और सरल प्रक्रिया अपनाई जाती है। महत्व। यह सुनिश्चित करता है कि न्याय तुरंत मिले और प्रक्रिया सरल रहे। इस धारा का समग्र महत्व। न्यायपालिका की प्रभावशीलता। यह धारा सुनिश्चित करती है कि न्यायालय गवाहों की अनुपस्थिति या अनादर के कारण बाधित न हो, जिससे न्यायिक प्रक्रिया प्रभावी ढंग से चलती रहे। गवाहों की जवाबदेही। यह उन गवाहों को जवाबदेह ठहराती है जो बिना उचित कारण के अपने कानूनी कर्तव्य का पालन करने में विफल रहते हैं। संक्षिप्त और कुशल। यह संक्षिप्त विचारण प्रक्रिया का उपयोग करके छोटे उल्लंघनों के लिए एक कुशल निवारण तंत्र प्रदान करती है। संक्षेप में, धारा 389 यह प्रावधान करती है कि यदि कोई गवाह जिसे आपराधिक न्यायालय में उपस्थित होने के लिए समन किया गया है, बिना उचित कारण के ऐसा करने में विफल रहता है या समय से पहले चला जाता है, तो न्यायालय उस अपराध का संज्ञान ले सकता है। गवाह को कारण बताने का अवसर देने के बाद
न्यायालय उस पर अधिकतम Rs. 500 का जुर्माना लगा सकता है और इस प्रक्रिया में संक्षिप्त विचारणों के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करेगा।